हेलो बच्चों, देखिए आपके लिए मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया है। क्या है कि इटली के एकीकरण में आने वाले प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो इटली का एकीकरण जो हुआ, सबसे पहले देखिए एकीकरण का मतलब क्या है। किसी देश का अलग अलग राज्यों में बिखरा होना और उस बिखरे हुए तंत्र को इकट्ठा करना ही एकीकरण कहलाता है। देखिए इटली का जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी समस्याएं सामने आई, तो उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन हम कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले प्रमुख समस्या थी कि इटली का राजनीतिक विखंडन। इटली का था वो सबसे पहली समस्या थी राजनीतिक विखंडन। जर्मनी के समान जिस तरह से जर्मनी में, उसी तरह से इटली का भी राजनीतिक विखंडन था। जैसे जर्मनी कई भागों में बटी हुई थी, उसी प्रकार से इटली भी कई भागों में जर्मनी के समान बटा हुआ था। तो इटली के अनेक वंशानुगत राज्य जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य और अन्य राज्यों में जो था, इटली कैसा था, बिखरा हुआ था। तो ये सभी अपने अपने स्वार्थों के कारण अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते थे, एक दूसरे से संघर्ष में लिप्त रहते थे। एक राज्य दूसरे राज्य से, दूसरा राज्य तीसरे राज्य से अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे से संघर्ष रहते थे। इनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, इनमें राष्ट्रहित की भावना जो थी बिल्कुल ना के समान थी। दूसरा कारण था इटली के एकीकरण में आने वाली बाधा का, वो था विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। जिस प्रकार से विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, विदेशी शक्तियां उस पर हावी थी, तो देखिए इटली के विभिन्न भागों पर विदेशी शक्तियों ने अपना आधिपत्य जमाया। विदेशी शक्तियों ने, तो विदेशी शक्तियों में कौन थी खास करके, देखिए इटली का जो उत्तरी भाग था, इटली का उत्तरी भाग, उस पर हैब्सबर्ग का शासन था। हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य क्षेत्र का तो पोप का शासन था। इटली का जो मध्य क्षेत्र था, उस मध्य क्षेत्र पर किसका शासन था, पोप का शासन था। और बचा से दक्षिण का क्षेत्र, इस पर स्पेन के बूरो वंश के जो राजा थे, उन बूरो वंश के राजाओं के अधीन था। इस प्रकार इटली का एकीकरण करना बहुत ही कठिन कार्य था। तो इटली के एकीकरण में ये जो बाधाएं आ रही हैं, इसमें तीसरी बाधा है पोप का इटली के एकीकरण के पक्ष में न होना। पोप जो था वो इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं था। जैसे इटली के मध्य क्षेत्र पर अभी बता ही चुके हैं कि इटली का जो मध्य क्षेत्र था, उस मध्य क्षेत्र पर पोप का अधिकार था, आधिपत्य था। पोप स्वयं को ईसाई जगत का नेता समझता था। वो ईसाई धर्म का अपने आप को नेता समझता था और सर्वसर्वा समझता था। वह अपने निजी हितों के कारण इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं था। वह यह समझता था कि हमारे निजी हित जो है वो पूरे नहीं होंगे, इसीलिए एकीकरण इटली का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, पॉइंट चौथा लेते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी चौथी बाधा क्या थी कि रूढ़िवादी शासकों का गद्दी पर बैठना। रूढ़िवादी शासकों को इटली गद्दी पर बैठा दिया, शासन की गद्दी पर बैठा दिया। जैसे कैसे बैठाया, नेपोलियन के इटली पर विजय पाने के बाद, नेपोलियन ने इटली पर विजय पाई उस विजय के बाद वहां एकता का संचार किया। नेपोलियन ने वहां एकता का संचार किया, परंतु नेपोलियन की हार के बाद
नेपोलियन की जब हार हुई तो उस हार के बाद होने वाली वियना कांग्रेस, जो नेपोलियन की पराजय के बाद जो वियना कांग्रेस हुई, तो उस वियना कांग्रेस ने इटली का पूरा विरोध कर दिया। एक बार नेपोलियन ने इटली को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एकता का संचार किया, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई तो पराजय के बाद वियना कांग्रेस ने इटली का विखंडन पुनः कर दिया। इसके बाद वहां रूढ़िवादी शासकों को गद्दी पर बैठा दिया गया। जब रूढ़िवादी शासकों को गद्दी पर बैठाया तो सब जानते हैं, जब रूढ़िवादी शासक जो थे वो किसी भी दशा में इटली का एकीकरण स्वीकार करना नहीं चाहते थे, इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे, तो ये सबसे बड़ी बात थी। चलते हैं इसके अगले चरण में। अगला पॉइंट था कि रूढ़िवादियों की निरंकुशता। इटली के एकीकरण में रूढ़िवादियों की निरंकुशता जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। देखिए, रूढ़िवादियों की निरंकुशता वियना कांग्रेस के विखंडन के बाद, वियना कांग्रेस के जो हुई उस कांग्रेस के बाद विखंडन हुआ, विखंडन के बाद निरंकुश शासकों को गद्दी पर बैठा दिया गया। निरंकुश शासक अनुदारवादी थे, तो बैठने के बाद इसके परिणाम स्वरूप इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। जब निरंकुश शासक इटली गद्दी पर बैठ गए तो गद्दी पर बैठने के बाद इटली के एकीकरण में जो बाधा, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न थी, ये रूढ़िवादी शासक बहुत ही निरंकुश थे, अत्यंत निरंकुश, अनुदार स्वभाव वाले थे। इनमें किसी प्रकार की उदारता का भाव था ही नहीं, अनुदार थे। उन्हें किसी भी आलोचना सहन नहीं थी। किसी प्रकार की अगर उनकी कोई आलोचना करता, निंदा करता, तो उनको किसी प्रकार की निंदा सहन नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रवादी भावना को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए। राष्ट्रवादी भावना को समाप्त करने के लिए इन रूढ़िवादी शासकों ने बहुत प्रयास किए, सभी प्रकार के उन्होंने प्रयास भी किए। इन शासकों का उदारवादी दृष्टिकोण इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बना। आज आपका एक पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये समाप्त हो गया है। कल से हम नया पाठ भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत करेंगे। आप इसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट करते चलें और याद भी करते चलें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही